ड्राइवर ड्राइवर ये बैग गाड़ी में रखो और जल्दी से गाड़ी निकालो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। फॉर्मल ड्रेस पहने हुए अनिका जावेरी अपने बेडरूम की ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर बोली, लेकिन उसे किसी की भी हरकत सुनाई नहीं दी। ये ड्राइवर कहाँ मर गया? नक्श भी सुबह से गायब है, काम के वक्त पता नहीं ये सब कहाँ चले जाते हैं। बड़बड़ाते हुए अनिका ने आईने में देखकर जल्दी से अपने बालों को एक और बार संवारा और पीछे मुड़कर देखा तो वहां ड्राइवर की जगह नक्श खड़ा था। अनिका ने उसे घूरकर देखा तो नक्श ने झिझकते हुए कहा, अनिका, मैं कल गया था रमणीक भाई ज्वेलर्स के पास, लेकिन तुम्हारा सेट रेडी नहीं था। उन्होंने कहा, शायद 1-2 दिन और इससे पहले कि नक्श आगे कुछ कह पाता अचानक से ड्राइवर भागते हुए वहां आया और बोला, सॉरी मैडम, थोड़ा लेट हो गया। ये सुनते ही अनिका आग बबूला होकर बोली, कोई काम एक बार में क्यों नहीं होता? तुम लोगों से दिन भर बस टाइम पास करते रहते हो, मजाल है जो तुम लोग कोई काम ढंग से पूरा कर दो, बस बहाने बनाने आते हैं, सबके सब एक जैसे हैं कामचोर। ये कहते हुए अनिका ने नक्श की ओर देखा और नक्श ने तुरंत ही अपना चेहरा नीचे कर लिया। तभी ड्राइवर ने सर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, सॉरी मैडम, आगे से ऐसा नहीं होगा। हाँ सॉरी माय फुट। ये कहने के बाद जैसे ही अनिका अपना बैग उठाने लगी तो नक्श अनिका की मदद करने के इरादे से बोला, लाओ मैं ले लेता हूँ। लेकिन इससे पहले कि नक्श बैग उठा पाता, अनिका ने बैग उठाकर ड्राइवर की तरफ बढ़ा दिया और नक्श को पूरी तरह से इग्नोर करके वो कमरे से निकल गई। नक्श चुपचाप खड़ा उसे कमरे से जाते देखता रह गया था। कुछ देर शांत खड़े रहने के बाद जैसे ही नक्श पीछे मुड़ा, उसकी नज़र टेबल पर रखी एक फाइल पर पड़ी। जाहिर सी बात है अनिका वो फाइल अपने बैग में रखना भूल गई थी। जैसे ही यह ख्याल नक्श को आया वैसे ही उसने जल्दी से वो फाइल उठाई और अनिका के पीछे भागा। नक्श नीचे ड्राइंग रूम में पहुंचा तो उसने देखा अनिका किसी से फोन पर बात करती हुई हॉल से बाहर जा रही थी। जब हड़बड़ाते हुए नक्श तेजी से अनिका की तरफ बढ़ा तो वहीं पास में सोफे पर बैठी अनिका की कजन भाग्या की नजर उस पर पड़ी और ईवल स्माइल के साथ उसने नक्श के रास्ते में अचानक से अपनी टांग अड़ा दी। नक्श ने अपना बैलेंस खो दिया और वो सीधा जाकर अनिका की मां चित्रा से टकरा गया, जो हाथ में ग्रीन टी लिए सोफे की तरफ बढ़ रही थी। नक्श की टक्कर से ग्रीन टी चित्रा के कपड़ों पर फैल गई थी। ये देखते ही नक्श के होश उड़ गए और चित्रा की आंखें फटी की फटी रह गई। वहीं दूसरी तरफ भाग्या ये देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए बोली, ओह माय गॉड, ये क्या कर दिया तुमने? दूसरी तरफ नक्श चित्रा के गुस्से से पूरी तरह से वाकिफ था। उसे पता था कि अब उसकी शामत आना तय है। तुरंत ही नक्श ने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी, वो मैं अनिका को फाइल देने जा रहा था और आप बीच में। इससे पहले कि नक्श अपनी बात कह पाता चित्रा अपना आपा खोते हुए बोली, अच्छा तो मैं साहबजादे के रास्ते में आ गई, इसमें भी मेरी ही गलती है ना? भाग्या को एक और मौका मिल गया और वो तुरंत ही चित्रा के पास गई। बड़ी माँ, आप ठीक तो है? अरे कोई जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, इस आदमी ने बड़ी माँ के ऊपर गरम गरम चाय गिरा दी। चित्रा ने भाग्या को शांत कराते हुए कहा, मेरी प्यारी बच्ची, तुझे कितनी फिक्र रहती है ना मेरी, लेकिन मैं ठीक हूँ, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बस इस निठल्ले आदमी ने मेरी साड़ी खराब कर दी। ये सुनते ही भाग्या ने अपना फोकस चित्रा की तबीयत से हटाकर उसकी साड़ी की ओर घुमाया और वापस से राई का पहाड़ बनाते हुए बोली, शिट, बड़ी माँ की इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी। अरे ये साड़ी तो एकदम एक्सक्लूसिव कलेक्शन की है ना बड़ी माँ? एक तरफ भाग्या बात का बतंगड़ बना रही थी तो दूसरी तरफ नक्श ने देखा कि अनिका वापस अंदर आ रही है। नक्श चित्रा को इग्नोर करते हुए अनिका की ओर बढ़ा और एकदम शांत आवाज में बोला, अनिका तुम ये फाइल भूल गई। अनिका के कदम गुस्से में नक्श की ओर बढ़े और उसने नक्श के हाथ से वो फाइल छीनी और दोबारा फोन पर बात करते हुए नक्श को देखे बिना ही घर से बाहर निकल गई। बस अनिका की एक प्यार भरी झलक के लिए तरस गया था नक्श। तभी ड्राइंग रूम में लगे टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश हुई। ब्रेकिंग न्यूज, गुजरात की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन फर्म का भविष्य खतरे में, क्या भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इतने बड़े नुकसान से उभर पाएगा? अब कौन संभालेगा भानुशाली ग्रुप की बागडोर? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ये आवाज कानों में पड़ते ही नक्श का ध्यान एकदम से टीवी की तरफ चला गया था। वहीं इतने में एक नौकर पानी लेकर चित्रा के पास आया। नक्श ने ट्रे में से पानी का ग्लास उठाया और चित्रा की साड़ी साफ करने लगा। चित्रा ने नक्श के हाथ से पानी का ग्लास छीना और अपना काम खुद करने लगी, लेकिन अभी चित्रा की भड़ास शांत कहाँ हुई थी। बेवकूफ, एक काम भी ठीक से नहीं होता और अब क्या ठीक से चलना भी सिखाना पड़ेगा तुम्हें? अब यहाँ खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है, दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। इतना कहकर चित्रा भाग्या की तरफ मुड़ी और बड़बड़ाने लगी, पता नहीं क्या सोचकर तेरे काका ने अनिका का हाथ इस आदमी के हाथ में दे दिया, हमारे तो भाग ही फूट गए, घर दामाद बनकर बस हमारी छाती पर मूंग दल रहा है। ये है जावेरी परिवार का घर। जावेरी परिवार सूरत की बड़ी बिजनेस फैमिलीज में से एक है। इस बड़े से शानदार घर में जावेरी खानदान का बड़ा परिवार रहता है और कई जॉइंट फैमिली की तरह इनके बीच में भी प्यार बस दिखावे का ही है। अक्सर यहाँ हर सुबह की शुरुआत ऐसे ही शोर शराबे से होती है और गलती चाहे हो या ना हो, इल्जाम हमेशा इस परिवार के दामाद यानी नक्श के सर पर ही आता है। पर नक्श ने कभी भी इस बात को दिल पर नहीं लिया। हर सुबह किसी और की गलती को अपने सर लेकर मुस्कुराते हुए वो अपने काम में लग जाता है।
नक्श जो रुमाल से अपना हाथ पोंछ रहा था, चित्रा की बात सुनकर उसके हाथ रुक से गए। उसने चित्रा की तरफ देखा तो उसकी नजर वही पास में खड़े नौकर पर पड़ी जो नक्श को दया की नजर से देख रहा था। लेकिन नक्श के चेहरे पर एक शिकन भी नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और वो तुरंत ही ऊपर अपने कमरे की तरफ चल दिया था। सीढ़ियां चढ़ते हुए भी नक्श का ध्यान टेलीविजन पर चल रही ब्रेकिंग न्यूज पर था। वो भानुशाली ग्रुप के लॉस में होने की खबर सुनकर सोच में पड़ गया था। तभी चित्रा भी टीवी की वॉल्यूम बढ़ाते हुए बोली, हे माँ, भानुशाली ग्रुप तो सूरत का ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर है। भला इनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? इनके साथ तो हम नया प्रोजेक्ट शुरू करने का सोच रहे थे। ये सुनकर तुरंत ही भाग्या ने कहा, बड़ी माँ, परेशान क्यों हो रहे हो सकता है ये हमारे लिए एक अच्छा साइन हो। मुझे लगता है कि हमें इनके नए सीईओ के साथ डील करने की कोशिश करनी चाहिए। यही सब सोचते हुए नक्श अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा खुद को देख रहा था। नक्श के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी जो उसकी आंखों की चमक को और बढ़ा रही थी। तभी नक्श की नज़र ड्रेसिंग टेबल पर रखी अनिका के पिता रसिक जावेरी की एक तस्वीर पर पड़ी और उसको देखते हुए नक्श ने कहा, गुरुजी, देख रहे हैं आप? आपके एक वादे के चक्कर में क्या क्या सहना पड़ रहा है। आप जाते जाते अनिका का हाथ मेरे हाथ में देकर मुझे झेलने के लिए अकेला इस घर में छोड़ गए, पर मैं भी ढीठ हूँ। आपकी बीवी चित्रा को तो मैं हंसते हंसते झेल जाऊंगा, बस आपकी बेटी अनिका का दिल जीतना ही असली चुनौती है। लेकिन आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, उसके दिल में मैं अपनी जगह बनाकर ही रहूंगा। एक तरफ नक्श अपने गुरुजी से बात करने में लगा था तो दूसरी तरफ नक्श का मोबाइल जो बेड पर साइलेंट मोड पर था वो लगातार वाइब्रेट कर रहा था। मगर नक्श तो अपने ही ख्यालों में गुम था, इसलिए उसका ध्यान ही नहीं गया और वो बाथरूम में शावर लेने चला गया। नहाते हुए भी नक्श के दिमाग में बस भानुशाली ग्रुप ही चल रहा था। नक्श इस बात से अनजान था कि उसके फोन पर किसका कॉल आ रहा है, लेकिन यकीन मानिए वो कॉल नक्श की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। बस नक्श को फोन उठाने की देर थी। नहाने के बाद जब नक्श बाथरूम से बाहर आया तो उसका फोन दोबारा वाइब्रेट होने लगा, लेकिन इससे पहले कि नक्श को एहसास होता इस बार भी फोन कट गया था। कपड़े चेंज करने के बाद आखिरकार जब नक्श ने अपना मोबाइल उठाकर देखा तो उसमें एक ही नंबर से 40 मिस्ड कॉल्स और 10 टेक्स्ट मैसेजेस थे। ये देखकर नक्श हैरान रह गया और तुरंत ही उसने मैसेजेस खोलकर पढ़ना शुरू किया। नक्श, प्लीज फोन उठा लो। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे अब भी नाराज हो, मगर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज मुझसे एक बार बात कर लो। ऐसे कई सारे मैसेजेस थे और उन सभी को पढ़ने के बाद नक्श ने अपना फोन बेड पर फेंका और गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला, वाह, 2.5 साल बाद अपनी गलती का एहसास हो रहा है। आज का दिन तो वाकई बहुत अजीब है। अभी नक्श उन मैसेजेस के बारे में सोच ही रहा था कि इतने में उसी नंबर से एक बार और कॉल आया और इस बार नक्श ने इग्नोर ना करते हुए कॉल उठाया और अपनी धीमी आवाज में बोला, हेलो। कुछ देर तक फोन के दोनों एंड पर सन्नाटा पसरा रहा और फिर दूसरी ओर से किसी बूढ़े आदमी की आवाज आई, हेलो नक्श बेटा। कुछ सेकंड्स तक नक्श खामोश रहा और उसके बाद कड़क अंदाज में बोला, हेलो मिस्टर यशवर्धन। अपना नाम सुनकर वह बूढ़ा आदमी थोड़ा सा कपकाया, लेकिन यशवर्धन ने फिर से प्यार से शुरुआत की, कैसे हो तुम? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है बेटा। उस आदमी की बात सुनकर तुरंत ही नक्श ने एक तंज कसते हुए कहा, अच्छा, आपको मेरी याद आने में पूरे 2.5 साल लग गए? इतनी याद आती हैं आपको मेरी? नक्श का टॉन्ट सुनकर वो आदमी पूरी तरह से चौंक गया, लेकिन अपने होश संभालते हुए उसने फिर से बोलना शुरू किया, इन 2.5 सालों के हर दिन हर रात मैंने तुझे याद करते करते ही काटे हैं। मैंने कैसे अपने आप को संभाला है मैं ही जानता हूँ। शायद मैं यही डिजर्व भी करता हूँ। जो कुछ भी मैंने किया या अपने आंखों की सामने होने दिया उसी का नतीजा है ये सब। तेरी तस्वीर को रोज देखकर बस रोता रहता हूँ और खुद को कोसता हूँ कि कैसे मैंने अपने सामने यह अन्याय होने दिया। नक्श को यशवर्धन की बात सुनकर रत्ती भर भी भरोसा नहीं हुआ। उसने कुछ देर ठंडे दिमाग से सोचने के बाद जवाब दिया, मुझे पता चला मार्केट में जो खबरें चल रही है। ये सुनते ही यशवर्धन एकाएक खामोश हो गए, जैसे मानो नक्श ने उनकी चाल पकड़ ली हो। हाँ, लोग तो तरह तरह की बातें बनाते रहते हैं। यशवर्धन के मुंह से यह शब्द बाहर आए, लेकिन इस बार उनकी आवाज में चिंता साफ सुनाई पड़ रही थी। एक पॉज लेने के बाद यशवर्धन ने अपनी आवाज में नरमी लाते हुए कहा, मैंने तुम्हें काम की बात करने के लिए कॉल नहीं किया बेटा, बस मुझे तुम्हारी आवाज सुननी थी। मैं तुम्हें जानता हूं तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, चाहे जितनी भी बड़ी गलती हो तुम अपने मन में बैर रखने वालों में से नहीं हो। नक्श अपनी हाजिर जवाबी दिखाते हुए बोला, कुछ लोग अक्सर बड़े दिल वालों को बेवकूफ समझने की गलती कर देते हैं, पर आप ठहरे यशवर्धन, आप ये गलती तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्यों? सही कहा ना? ये सुनकर यशवर्धन समझ गए थे कि उनका काम इतनी आसानी से नहीं पूरा होगा। इतना ही नहीं, नक्श ने अपनी आवाज सख्त करते हुए आगे बोलना जारी रखा, आप लोगों ने जो मेरे साथ किया उसके लिए मैं आप लोगों को माफ करके आगे बढ़ चुका हूं, पर उस बात को मैं कभी भुला नहीं सकता। मुझे आप लोगों से अब कोई रिश्ता नहीं रखना। यशवर्धन ने फिर से कोशिश करते हुए कहा, इतना कठोर तो नहीं था मेरा नक्श। मैं अपनी नई जिंदगी में खुश हूं। आप क्यों मुझे वापस उस जगह बुलाना चाह रहे हैं जिस जगह ने मुझे सिर्फ दर्द ही दिया है? नक्श ने अपनी बात पर अड़े रहते हुए कहा। नक्श की बात सुनकर यशवर्धन थोड़ा इमोशनल हो गए, क्या तेरा दिल नहीं करता मेरा चेहरा देखने का, मुझसे मिलने का? बस एक बार मिल ले बेटा, पता नहीं अब कितने दिन हैं मेरे पास।
यशवर्धन बहुत अच्छे से जानते थे कि नक्श चाहे अपना दिल जितना भी सख्त कर ले लेकिन इस बात पर वह पिघल ही जाएगा। नक्श स्ट्रॉन्ग हेडेड था पर निर्दयी नहीं। एक बार और आखिरी बार, नक्श ने यशवर्धन की बात मानते हुए कहा। नक्श की बात सुनकर जैसे यशवर्धन की उम्मीदें दोबारा जाग उठी और वह चाहते हुए बोले, थैंक यू बेटा, मैं तेरी फेवरेट डिशेस बनवा के रखूंगा जो भी तुझे पसंद हैं वो। नक्श ने तुरंत ही यशवर्धन की बात को काटते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं घर नहीं आऊंगा, हम ऑफिस में मिलेंगे बिना किसी ताम झाम के। ठीक है, तो कल सुबह मिलते हैं, मैं तुम्हें लेने के लिए अपनी गाड़ी भेज दूंगा। वैसे तो यशवर्धन को नक्श का अंदाज पसंद नहीं आ रहा था लेकिन अभी यशवर्धन को नक्श की बहुत ज़रूरत थी और यही वजह थी कि वो नक्श की सारी बातें मान भी रहे थे। कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का ऑफिस कहाँ है, मैं पहुंच जाऊंगा, बाय। इतना कहकर नक्श ने फ़ोन काट दिया था। बीते 2.5 सालों में कभी भी यशवर्धन ने नक्श से कांटेक्ट नहीं किया था। 2.5 सालों से नक्श भानुशाली ग्रुप से भी बाहर था, तो अब जब भानुशाली ग्रुप डूब रहा है तो यशवर्धन को नक्श की याद क्यों आ रही थी? ये सोचकर नक्श और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो रहा था। तुरंत ही नक्श ने अपना लैपटॉप बाहर निकाला और इंटरनेट की हेल्प लेते हुए भानुशाली ग्रुप में चल रही हलचल जानने की कोशिश की। ऐसे तो नक्श के हाथ में भानुशाली ग्रुप को लेकर कुछ हाथ नहीं आया लेकिन उसके हाथ में ऐसा कुछ आ गया जिसे देखने के बाद नक्श की आंखों की चमक 4 गुना बढ़ गई थी। हा 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 हा। जोर जोर से हंसते हुए नक्श ने चिल्लाया, काय पोचे। बिस्तर से उठकर नक्श पागलों की तरह नाचने लगा था। वो भूल गया था कि यह घर उसका नहीं है, वो तो बस इस घर का घर जमाई है। अब इस पागल को क्या हो गया है? क्या इसमें कोई माता वाता तो नहीं आ गई? नक्श के हंसने की आवाज सुनकर चित्रा का दिल बाहर आ गया था। नक्श ने ऐसा क्या देख लिया था? आखिर नक्श इतना क्यों फड़फड़ाने लगा था? उसके हंसने के पीछे का राज क्या था? यशवर्धन को 2.5 साल बाद नक्श की जरूरत क्यों पड़ी थी? क्या नक्श भानुशाली ग्रुप को डूबने से बचा सकता था? अगर हाँ तो क्या नक्श बचाने वाला था? यशवर्धन और नक्श की मीटिंग में क्या होगा? नक्श की हंसी और नाचने का पागलपन रुकने का नाम नहीं ले रहा था और दूसरी तरफ चित्रा का दिल बेचैन हुए जा रहा था। ये देखकर भाग्या बोली, तमें छोड़ो नी बड़ी माँ, ढोकलो खाओ ढोकलो, उस आदमी के पीछे समय क्यों बर्बाद करना? ना जाने नक्श के हाथ में क्या लग गया था लेकिन उसके दिन की शुरुआत तूफानी हो गई थी। भाई साहब अपने कमरे से बाहर आने का नाम नहीं ले रहे थे। सुबह से शाम हो गई लेकिन रह रहकर नक्श का पागलपन अभी भी जावेरी खानदान के घर में सुनाई दे रहा था। वो अलग बात है कि अब उस पागलपन को सुनने वाला कोई नहीं था। अगले दिन सुबह ऑफिस आवर्स शुरू होते ही नक्श भानुशाली ग्रुप के ऑफिस जा पहुंचा। अचानक नक्श को ऑफिस में देखकर भानुशाली ग्रुप के एम्प्लॉयज शॉक्ड रह गए थे और इसी के साथ उन्होंने फुसफुसाना शुरू कर दिया। अरे देखो देखो, ये तो नक्श है ना, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तो सुना है कि आजकल ये गरीबों से भी बदतर जिंदगी जी रहा है। अभी लोगों के बीच में कानाफूसी चल ही रही थी कि तभी एक आदमी ने कहा, मुझे लगता है कि यह बड़े साहब से नौकरी मांगने आया है, हा 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 हा। एक तरफ भानुशाली ग्रुप के कुछ लोग नक्श का मजाक बना रहे थे तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें नक्श के डैड पर बहुत भरोसा था और वो सभी नक्श को देखकर बहुत खुश थे। नक्श भी लोगों के हाव भाव देखकर समझ गया था कि सब उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। सभी को इग्नोर करते हुए नक्श सीधा यशवर्धन भानुशाली के कैबिन के बाहर जाकर दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगा और गहरी सांस लेते हुए मन ही मन बोला, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, यही सही समय है और इन्हें मेरी जरूरत है, मजा आना चाहिए। भले ही नक्श को कैबिन के बाहर से अंदर का कुछ भी नहीं दिख रहा था लेकिन कैबिन में बैठे यशवर्धन को भी नक्श का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। उन्होंने जैसे ही अपने कैबिन पर किसी के आने की आहट सुनी वो फौरन अपनी कुर्सी से उठकर कैबिन से बाहर देखने की कोशिश करने लगे। फिर कुछ सोचने के बाद दरवाजा खोलने पहुंच गए। अब यशवर्धन भानुशाली और नक्श एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे लेकिन दोनों में से किसी के भी मुंह से शब्द का एक दाना भी बाहर नहीं निकला था। यशवर्धन और नक्श की इस मीटिंग को देखकर ऑफिस के बाकी एम्प्लॉयज भी हैरान हो गए कि अब आगे क्या होगा। तभी यशवर्धन भानुशाली ने अपनी एक नज़र पूरे ऑफिस में घुमाई जिसे देख सभी ने अपने चेहरे झुका लिए थे लेकिन उनकी क्यूरियोसिटी शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। यही वजह थी कि वो लोग फिर से चोरी छिपे उन दोनों को देखने लगे। इतने में यशवर्धन भानुशाली ने नक्श का हाथ पकड़ा और कहा, चलो अंदर आओ नक्श बेटा, हम आराम से बैठकर बात करते हैं। नक्श बेवकूफ नहीं था, यशवर्धन के इस इशारे को वो अच्छे से समझ पा रहा था। यशवर्धन भानुशाली के कहने पर नक्श कैबिन के अंदर बढ़ चला था। नक्श जो कल तक चित्रा और अनिका के ताने सुन रहा था वो आज भानुशाली ग्रुप के चेयरमैन के आलीशान कैबिन में बैठा हुआ था। यशवर्धन भानुशाली ने जब नक्श को ध्यान से देखा तो उनकी आंखें भर आईं और वो नक्श को निहारते हुए प्यार से बोले, नक्श बेटा कैसे हो तुम? क्या तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आती? नक्श को यशवर्धन भानुशाली की भावुक बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसे पता था ये सब एक दिखावा है, इसलिए वो बड़े ही सरल और सीधे अंदाज में बोला, मेरे ख्याल से हमें अब सीधा काम की बात पर आना चाहिए। ये सब बातें तो आप कल मुझसे कर ही चुके हैं मिस्टर भानुशाली।
नक्श का ऐसा रूड बिहेवियर देखकर यशवर्धन दंग रह गए और लगभग रोते हुए नक्श से बोले, नक्श बेटा तुम मेरे पोते हो, मैं समझ सकता हूं कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, आखिर गलती मेरी ही है और मुझे अपनी गलती की सजा मिलनी भी चाहिए, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मैं अपनी उस एक गलती की सजा पिछले कुछ सालों से हर रोज भुगत रहा हूं। नक्श पर यशवर्धन भानुशाली की इमोशनल बातों का जरा भी असर नहीं हुआ और वापस से मुद्दे की बात करते हुए बोला, हम दोनों ही बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम यहाँ ये सब बात करने के लिए नहीं आए हैं, बेहतर होगा कि आप डायरेक्ट काम की बात करें, नहीं तो मैं चलता हूँ। इतना कहते ही नक्श अपनी कुर्सी से उठकर जाने लगा कि तभी यशवर्धन ने उसका हाथ पकड़ लिया और हड़बड़ाते हुए बोले, नक्श बेटा प्लीज मत जाओ, भानुशाली ग्रुप को तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्या तुम अपने दादाजी को माफ नहीं करोगे? वैसे तो नक्श को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके पास भी यही एक मौका था जहां वो खुद की जिल्लत भरी जिंदगी को बदल सकता था। यही सोचकर उसने अपने कदम पीछे लिए और चेयर पर जाकर बैठ गया। तभी यशवर्धन ने नक्श की ओर देखा और कहा, बेटा मैं जानता हूं कि आज से कुछ साल पहले मैंने तुम्हारे पापा के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती दिखाई थी, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। तुम्हारे पापा ने जिस कंपनी को इतना बड़ा बनाने में अपना खून पसीना एक कर दिया, वो आज डूबने की कगार पर आकर खड़ी हो गई है। मीडिया वाले पहले ही बात का बतंगड़ बना चुके हैं, जिससे अब हमारे क्लाइंट्स भी जाने लगे हैं। नक्श ने अपने दादाजी को इतना लाचार और असहाय आज से पहले कभी नहीं देखा था। उनकी आंखों में आंसू देखकर उसे ये एहसास हो गया कि वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उन्हें सच में उसकी जरूरत है। मगर नक्श भानुशाली ग्रुप के सीईओ दर्पण भानुशाली यानी अपने चाचा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अपने दादाजी की बात सुनकर नक्श को उन पर दया आने लगी। तुरंत ही नक्श ने अपने दादाजी से कहा, अच्छा बताइए आप मुझसे क्या मदद चाहते हैं? यशवर्धन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए नक्श से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम ये कंपनी ज्वाइन कर लो और अपने पापा की तरह ही इसे संभालो। नक्श ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, इसका मतलब आप चाहते हैं कि मैं चाचा जी के अंडर काम करूं? यशवर्धन ने धीरे से अपना सर हिलाते हुए कहा, हम। यशवर्धन की बात सुनकर नक्श मन ही मन सोच रहा था कि अगर उसे इस तरह किसी के अंडर में काम करने के लिए ही बुलाना था तो इससे अच्छा फोन पर ही उसे सब कुछ बता देते, लेकिन नक्श के यहाँ आने का मकसद कुछ और भी था। वो अपने दादाजी की बात में आकर किसी भी बात पर हाँ करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए नक्श ने सर उठाकर अपने दादाजी से कहा, दादाजी यहाँ बात कंपनी और आपके फायदे की है, इसलिए रिश्ते नाते और पछतावा जैसे शब्दों को हम जरा पीछे छोड़ दें तो बेहतर होगा। मैं आपकी परेशानी दूर करने के लिए तैयार हूँ, पर उसके बदले में आपको भी मेरे लिए कुछ ऐसा करना होगा जो मुझे खुशी दे सके, मेरा और मेरे डैड का खोया हुआ सम्मान लौटा सके। मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता, बस समय समय पर आपको मेरी कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी और बदले में आपको मुझसे जो चाहिए वो मैं आपको देता रहूँगा। नक्श के मुंह से शर्त वाली बात सुनकर यशवर्धन चौंक गए। उन्होंने भौहें चढ़ाते हुए नक्श से कहा, शर्तें? अब तुम अपनों के सामने शर्तें रखोगे? नक्श ने मुस्कुराते हुए अपने दादाजी से कहा, वो क्या है ना दादाजी, पिछले 2.5 साल में मैंने जिंदगी की कई ठोकरें खाकर यही सीखा है कि इस दुनिया में सीधा और ईमानदार बनकर रहना सबसे मुश्किल काम है। इसलिए अब मुझे भी आज की दुनिया के तौर तरीकों के हिसाब से ही बात करनी पड़ेगी। शायद इसी में मेरी भलाई है, और वैसे भी जरूरत आपको है मेरी, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं। नक्श की तीखी बातें सुनकर यशवर्धन भानुशाली सकपका गए। तुरंत ही उन्होंने नक्श से पूछा, अच्छा बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? ये सवाल सुनकर नक्श के चेहरे पर चालाकी वाली मुस्कान आ गई थी, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हुए नक्श ने अपनी पहली शर्त सामने रखी। मेरी पहली शर्त यह है कि अगर मैं ये कंपनी वापस ज्वाइन करता हूं तो इस कंपनी का नया सीईओ मैं बनूंगा। नक्श की पहली शर्त ने ही यशवर्धन को झटका दे डाला था और वो चौंकते हुए बोले, क्या ये क्या कह रहे हो तुम? नक्श, तुम अपने चाचा की जगह कैसे ले सकते हो? नक्श ने जब अपने दादाजी की बात सुनी तो उसने मुस्कुराकर तंज कसते हुए कहा, ठीक वैसे ही जैसे चाचा जी ने मेरे डैड की जगह ली। हा 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 हा, मैं जानता था कि आपने मुझे यहाँ चाचू के बिजनेस को बचाने के लिए बुलाया है। लगता है आपको अब भी अपनी गलती का एहसास नहीं है दादू। नक्श की बात सुनकर उसके दादाजी ने कुछ देर सोचा और कहा, ऐसी बात नहीं है बेटा, लेकिन। और इसी के साथ यशवर्धन सोच में पड़ गए। होश संभालने के बाद यशवर्धन ने कहा, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी बाकी की शर्तें क्या हैं? नक्श ने अपनी दूसरी शर्त बताते हुए कहा, मेरी दूसरी शर्त यह है कि मैं कंपनी में वापस तभी आऊंगा जब मुझे काम करने की पूरी फ्रीडम मिलेगी। मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा कंपनी का पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये सब कुछ मेरे जुरिसडिक्शन में होगा। नो इफ नो बट शर्तें अभी खत्म नहीं हुई हैं और शायद कभी होगी भी नहीं। इस कंपनी को मेरे हिसाब से चलना होगा। नक्श की इस बात पर भी यशवर्धन कुछ देर के लिए हिचकिचाए, लेकिन फिर बोले, तुम्हारी शर्तें सुनकर लग रहा है कि जैसे तुम मुझसे कोई बदला ले रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हारी ये शर्तें मंजूर हैं।
मौके के दस्तूर को नक्श अपने हाथों से नहीं जाने दे सकता था, इसलिए आज कठोर होकर उसने दिल की सारी भड़ास अपने दादाजी के सामने बाहर निकाल दी थी। और किस्मत देखिए, आज समय भी नक्श का साथ देता हुआ नजर आ रहा था। नक्श का ये रूप यशवर्धन ने पहली बार देखा था। उन्होंने तो नक्श को बहुत सीधा साधा समझा था और उन्हें लगा था कि नक्श से बात करना बहुत आसान होगा, लेकिन मिलने के बाद उनकी सोच पूरी तरह से गलत साबित हुई थी। शायद उन्हें भी समझ आ गया था कि नक्श को सब पता चल गया है। वैसे क्या पता चल गया है, उसके लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा। यशवर्धन ने अपनी टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाया और पानी पीने के बाद नक्श से कहा, मैं नहीं जानता कि तुम्हारी इन शर्तों से तुम्हारे चाचा पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन सच बताऊं तो मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तुम अगले हफ्ते से भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ की पोस्ट पर ज्वाइन कर सकते हो। बात खत्म होते ही यशवर्धन ने सर झुका लिया, लेकिन नक्श भी वहां पूरी तैयारी के साथ आया था, इसलिए नक्श ने अपने दादाजी के सामने एक एग्रीमेंट पेपर रखा और उसे साइन करने के लिए कहा। एग्रीमेंट पेपर देखते ही यशवर्धन ने अपनी नजर उठाई और नक्श से कहा, यह क्या है? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? नक्श ने बिना किसी इमोशन के अपनी बात सामने रखी। जो कुछ भी मेरे परिवार के साथ हुआ है उसके बाद मैं आपके साइन पर ही सिर्फ भरोसा कर सकता हूं, और इस पेपर की मैं एक कॉपी भी लेकर आया हूं। आप जल्द से जल्द फॉर्मेलिटीज पूरी कर दें और मेरी बात को दिल पर ना ले। आखिर आप मेरे दादाजी हैं, इतना तो आप अपने पोते के लिए कर सकते हैं, शायद आपका पछतावा भी कम हो जाएगा। नक्श की बात सुनकर यशवर्धन ने पेन उठाया और उस एग्रीमेंट पेपर पर साइन कर दिया। मुस्कुराते हुए नक्श भी केबिन से बाहर चला आया और जाते जाते एग्रीमेंट पेपर की कॉपी को यशवर्धन के हाथ में थमा चुका था। ऑफिस से बाहर आते ही नक्श के चेहरे पर एक अजीब खुशी थी। 4 साल पहले कॉलेज पास आउट होने के बाद जब नक्श ने अनिका के पापा के साथ काम करना शुरू किया था, तब सिर्फ अनिका के पापा ही थे जो ये जानते थे कि नक्श का पूरा नाम नक्श भानुशाली है। इतना ही नहीं, कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उसके दोस्तों को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अनिका के पापा के साथ काम करते वक्त नक्श की मुलाकात अनिका से हुई और पहली नज़र में ही वह अपना दिल खो बैठा, लेकिन उसे क्या पता था कि इतना प्यार होने के बाद भी जब वह अनिका से शादी करेगा तब उसे उस शादी में एक जिल्लत की जिंदगी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। ये सब सोचते हुए नक्श ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन खुद से कहा, भले ही मैं अनिका को अपनी सच्चाई इतनी जल्दी नहीं बताऊंगा, लेकिन आज ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर कुछ तो बदल गया है, जैसे मेरे हाथ में कोई पावर आ गई है और अब मैं उन लोगों को जवाब दे सकता हूं जो आज तक मेरे ऊपर हंसते आए हैं। बगावत की शुरुआत हो गई है और अब आगे आगे देखो होता है क्या। दूसरी तरफ घर पर अनिका और चित्रा इस बात को लेकर हैरान थे कि नक्श उन्हें बिना बताए अचानक कहाँ गायब हो गया। चित्रा सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी और अनिका एक कोने में बैठी लैपटॉप पर अपने ऑफिस का कुछ काम कर रही थी। अनिका ने चित्रा से कहा, मम्मी नक्श कहाँ हैं? क्या आपको कुछ बताकर गया है? चित्रा ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, मन्हें खबर न थी, कल से उसका रूप बदल सा गया है, राक्षसों की तरह हंस रहा है, नाच रहा है, किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता। अनिका वो मनचला होता जा रहा है, मुझे लगता है कि उसे लाइन पर लाना ही पड़ेगा। लाइन पर लाना पड़ेगा? यानी चित्रा और अनिका मिलकर नक्श के साथ क्या करने का सोच रहे थे? और क्या वो नक्श का अब कुछ बिगाड़ भी पाएंगे? नक्श के बारे में ना तो अनिका कुछ जानती थी और ना ही नक्श के दोस्त। आखिर इसकी क्या वजह रही होगी? क्या नक्श को भी साइलेंट और वायलेंट रहना पसंद था? वैसे नक्श के नाचने और राक्षस की तरह हंसने के पीछे का क्या कारण था? क्या लॉटरी लग गई थी भाई साहब की? दोपहर का वक्त, एक 5 स्टार होटल में। नक्श होटल के टॉप लग्जरियस रूम में आया और उसकी नजरें इधर उधर घूमने लगी। तभी उसे बालकनी की तरफ से आवाज आई, आओ आओ नक्श, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये आवाज सुनकर नक्श, जो वापस रूम से बाहर जाने वाला था, उसके कान खड़े हो गए। उसने तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखा जहां पर दर्पण भानुशाली खड़े थे। दर्पण भानुशाली जो कि नक्श के चाचा जी थे। नक्श उनकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे पहले समझ जाना चाहिए था कि मिस्टर भानुशाली मुझे किससे मिलने के लिए बोल सकते हैं। जरूर आपने ही उन्हें कहा होगा इस मीटिंग के लिए, ताकि आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर सके या फिर मेरे साथ अपनी माइंड गेम खेल सके जो आप हमेशा से खेलते आए हैं। नक्श की बात सुनकर दर्पण भानुशाली के चेहरे पर हल्का गुस्सा झलकने लगा, लेकिन जल्दी ही उन्होंने खुद को कंट्रोल किया और बोले, तुम मुझे गलत समझ रहे हो नक्श, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं तो तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुला रहा था क्योंकि। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही नक्श बोला, यू नो वॉट, अगर मुझे पहले पता होता कि वो मुझे आपसे मिलने के लिए भेज रहे हैं तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आता। मैं जानता हूँ आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, ताकि आप मुझे ये बोल सके कि मुझे कंपनी की बागडोर अपने हाथ लेने से मना कर देना चाहिए, मुझे मिस्टर भानुशाली का ऑफर रिजेक्ट कर देना चाहिए। आखिर आपको ये कैसे बर्दाश्त होगा कि आपके होते हुए कंपनी के सीईओ की पोस्ट पर कोई और बैठ जाए? इससे तो आपकी इंसल्ट हो जाएगी ना। दर्पण भानुशाली ने अब गुस्से से जबड़े कस लिए। नक्श व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, गुस्सा आ रहा है आपको? आना भी चाहिए। मुझे अपने सामने देखकर तो आपका खून भी सूखता होगा, पर इतना जान लीजिए मिस्टर दर्पण भानुशाली कि आपने मेरे डैड के साथ जो किया सो किया, लेकिन आप मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते।
आप मुझे अब भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बागडोर अपने हाथ में लेने से नहीं रोक सकते, अब वही होगा जो मैं चाहता हूं। आप ना ही मुझे मैनिपुलेट कर सकते हैं और ना ही मेरे रास्ते में कोई रुकावट डाल सकते हैं। दर्पण भानुशाली हल्का सा मुस्कुराए और बोले, काफी कॉन्फिडेंट हो गए हो तुम। आज से जब 3 साल पहले तुमसे मिला था तो बहुत सारी कमियां थी तुम्हारे अंदर, लेकिन अब लगता है कि काफी बदल गए हो तुम। नक्श तिरछा मुस्कुराया और बोला, आपको जब मेरे अंदर चेंजेस नजर आ रहे हैं तो ये भी समझ आ गया होगा कि वो चेंजेस आए क्यों है। दर्पण भानुशाली ने सवालिया नजरों से नक्श को देखा। नक्श हंसा और बोला, पहले मैं दिल से सोचता था, लेकिन अब मैंने भी दिमाग चलाना शुरू कर दिया चाचा जी। आपको क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि दादाजी ने मुझे अपने पास क्यों बुलाया और आप मुझसे क्या चाहते हैं? खेतान एंटरप्राइजेस को भूले तो नहीं होंगे आप? जैसे ही नक्श ने कहा दर्पण भानुशाली के चेहरे के रंग उड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने ऐसा कुछ सुन लिया जिसे सुनने की उम्मीद उन्हें दूर दूर तक नहीं थी। उनके उड़े हुए रंग देखकर नक्श मुस्कुराया और बोला, क्या हुआ? आपका तो चेहरा एकदम फीका पड़ गया, आपको क्या लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा? खेतान एंटरप्राइजेस जिसके शेयर्स मेरे डैड ने खरीदे थे, तब आपने दादू को भड़काया था ये बोलकर कि मेरे डैड ने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। लेकिन आज वही शेयर्स मार्केट में सोने के भाव हो चुके हैं, आप मुझसे वो शेयर्स लेना चाहते हैं। लेकिन मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं जिससे आप बहला फुसला कर कुछ भी ले लेंगे। दर्पण भानुशाली व्यंग्य से मुस्कुराकर बोले, एक वक्त था जब तुम्हें मुझसे बात तक नहीं करना आता था और आज एक वक्त ऐसा आया है जो तुम मुझे सामने से जवाब दे रहे हो। अच्छा लगा तुम्हारी हिम्मत देखकर, लेकिन इतना याद रखना कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा। मैं इस बिजनेस में सालों से हूं और तुम बस अभी अभी आए हो, जब भी जरूरत पड़े तो याद कर लेना मुझे। तुम्हारी मदद मैं जरूर करूंगा। नक्श हंसा और बोला, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। नक्श भानुशाली को आपकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ आपको मेरी कितनी जरूरत है ये मुझे साफ दिखाई दे रहा है। ये बोलकर वो कुछ पल अपने चाचा को देखता रहा और फिर तुरंत वहां से चला गया। मिस्टर दर्पण भानुशाली उसे अपनी गहरी नजरों से जाते हुए देख रहे थे। नक्श जैसे ही उस होटल से बाहर आया उसने अपने फोन से अपने दादू मिस्टर भानुशाली को कॉल किया। जैसे ही उन्होंने कॉल रिसीव किया वो तुरंत बोले, तुम मीटिंग में गए? नक्श थोड़े गुस्से से बोला, मुझे लगा था आप थोड़े सुधर गए होंगे दादू, लेकिन नहीं आप अभी भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले थे। आपको क्या लगता है कि मुझे मिस्टर दर्पण भानुशाली से मिलने में जरा भी इंटरेस्ट है? बिल्कुल भी नहीं। फिलहाल ये मीटिंग तो मैंने कर ली, लेकिन ये मत समझ लेना कि मैं उनके अंडर काम करूंगा या फिर उन्हें अपने काम में जरा सा भी इंटरफेयर करने दूंगा। उसे गुस्से में देखकर मिस्टर भानुशाली जल्दी से बोले, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है नक्श। तुम्हें जो काम करना है जैसा काम करना है तुम कर सकते हो, कोई तुम्हें रोकेगा टोकेगा नहीं। बस तुम मंडे से ऑफिस ज्वाइन कर लेना। नक्श ने बिना कुछ कहे ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अभी वो अपने फोन की तरफ देख ही रहा था कि उसके फोन पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, अगर तुम्हें घूमने से फुर्सत मिल गई हो तो प्लीज जल्दी से घर आ जाओ। वो मैसेज देखकर नक्श हल्का सा मुस्कुराया। अपनी बीवी का गुस्सा देखकर ही उसका चेहरा एकदम खिल गया था। अनिका का तो गुस्सा भी उसे प्यारा लगता था। वो तुरंत ऑटो में बैठकर जावेरी हाउस के लिए निकल गया। कुछ देर बाद जावेरी हाउस। जैसे ही नक्श अंदर की तरफ आया उसे किसी के हंसने की खिलाने की आवाज सुनाई दी। अंदर आते ही उसकी नजर सामने हॉल में खड़ी हुई अनिका पर गई जिसने विहान का हाथ पकड़ा हुआ था। उन दोनों के साथ ही कुछ दूरी पर चित्रा और भाग्या भी खड़ी थी। विहान उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं तो कब से सोच रहा था कि मैं जावेरी हाउस तुमसे मिलने आऊं, लेकिन आज मैं खुद को रोक नहीं पाया। एक्चुअली मैं जिस काम के लिए आया हूं वो मैं ऑफिस में भी कर सकता था, लेकिन तुम ऑफिस से जल्दी घर आ गई तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम तुम्हारे घर पर काफी एंजॉय करें। अनिका हंसते हुए बोली, ये तो तुमने बिल्कुल सही किया विहान, लेकिन तुमने कहा कि तुम किसी काम से आए हो। क्या काम था वो? ये बोलते हुए वो अपने सामने खड़े विहान को देख रही थी। विहान उसका बहुत अच्छा दोस्त था और उसकी कंपनी में इन्वेस्टर भी। रसिक जावेरी जी के जाने के बाद अंजी कॉरपोरेशन लगभग से डूबने वाली थी, अगर विहान उसमें इन्वेस्ट नहीं करता तो। विहान की दोस्ती भी अनिका के लिए इजी टास्क नहीं था, बहुत पापड़ बेलने पड़े थे उसे विहान से दोस्ती करने के लिए। हालांकि उसे ऐसा लगता था कि उसने विहान को अप्रोच किया, लेकिन विहान ने जब उसे पहली नजर देखा ही था तभी उस पर फ्लैट हो गया था, लेकिन वो चाहता था कि अनिका उसे अप्रोच करें इसलिए और नखरे दिखा रहा था। पर अब दोस्ती होने के बाद भी उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक टिका था, तो उसे इस बात पर इरिटेशन होती थी। वो जल्द से जल्द अनिका के साथ अपने दोस्ती के रिश्ते को आगे बढ़ना चाहता था। अनिका की बात सुनकर विहान मुस्कुराते हुए बोला, कोई काम नहीं अनिका, एक्चुअली एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। सरप्राइज का सुनकर अनिका का चेहरा खिल गया। वो बड़ी बड़ी आंखों से विहान को देखने लगी और नक्श की नजरें भी विहान और अनिका पर ही टिकी थी। विहान ने अपना एक हाथ पीछे किया हुआ था।
अब उसने उस हाथ को आगे किया और अनिका की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये तुम्हारे लिए एक बेहद खास डायमंड के लिए रेयर डायमंड से बना हुआ नेकलेस। उसकी बात सुनकर अनिका के होश उड़ गए। विहान उसे इतना कीमती तोहफा देगा उसने कभी नहीं सोचा था। वो अपने मुंह पर अपना हाथ रखकर हैरान होते हुए बोली, क्या तुम मेरे लिए रेयर डायमंड का नेकलेस लेकर आए हो? चित्रा और भाग्या भी मुस्कुराते हुए अनिका को देख रहे थे। चित्रा खुश हो रही थी इस बार पर कि चलो कोई तो है जो उनकी बेटी की खुशी के बारे में सोचता है। विहान मुस्कुराया और बोला, बहुत दिनों से मन था तुम्हारे लिए ये नेकलेस लाने का, लेकिन ये अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। आज हुआ तो मैं ले आया, जरा इसे पहनकर बताओ तुम्हें ये कैसा लगा। ये बोलते हुए उसने उस डायमंड बॉक्स को खोल दिया तो उसकी चमक से ही अनिका का चेहरा और भी ज्यादा चमक उठा। उसने उस डायमंड नेकलेस को अपने हाथों में उठाया और मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें पता है मैं हमेशा इस नेकलेस के बारे में सोचती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं कभी उसे पहन भी पाऊंगी। ये बोलते हुए उसने उस डायमंड नेकलेस को अपनी गर्दन से लगाया। नक्श जो काफी वक्त से अनिका और विहान को देख रहा था वो तुरंत आगे की तरफ आया और बोला, सॉरी अनिका, अगर तुम सोच रही हो कि तुम्हारा ये रेयर डायमंड वाला नेकलेस पहनने का ख्वाब पूरा हो गया तो ऐसा नहीं है। तुम्हारा ख्वाब फिलहाल ख्वाब ही है, क्योंकि ये रेयर डायमंड नेकलेस नहीं है, इसके डायमंड बिल्कुल विहान की तरह नकली है। उसकी बात सुनकर अनिका हैरानी से नक्श की तरफ देखने लगी। आज तक नक्श की जुबान नहीं खुलती थी उसके सामने, लेकिन आज तो जैसे ना जाने उसे कहां से हिम्मत मिल गई थी इतना सब कुछ बोलने की। वो गुस्से से बोली, खबरदार नक्शा, अगर तुमने विहान के बारे में कुछ भी कहा तो। वही उसकी बात सुनकर ही विहान का चेहरा एकदम फीका पड़ गया था। वो हड़बड़ा कर बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बारे में बकवास करने की? नक्श हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं ये रेयर डायमंड का नेकलेस नहीं है। अगर ये सच में ओरिजिनल है तो बताओ, हम लोग टेस्ट कर लेंगे। लेकिन ये बताओ कि अगर ये रेयर डायमंड नेकलेस नहीं हुआ तो क्या तुम हमेशा के लिए मेरी बीवी से दूर रहोगे? ये जो बार बार तुम अपनी लिमिट क्रॉस करके मेरी बीवी के करीब आने की कोशिश करते हो, ये कोशिश छोड़ दोगे? अनिका उसकी बात सुनकर गुस्से से और भी ज्यादा तिलमिला उठी। वही नक्श को इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हुए देख विहान समझ चुका था कि अब उसकी चोरी पकड़ी गई है। चूंकि भानुशाली ग्रुप का इंडस्ट्रीज डायमंड के बिजनेस में भी थी, इसीलिए नक्श को सभी डायमंड की अच्छे से परख थी। वो रेयर डायमंड और नकली डायमंड मैन्युफैक्चर बहुत अच्छी तरह से जानता था। अनिका गुस्से से नक्श की तरफ देखते हुए कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले विहान बोला, एक्चुअली नक्श झूठ नहीं बोल रहा है अनिका। ये डायमंड रेयर डायमंड नहीं है, लेकिन ये नकली भी नहीं है, बस उनकी क्वालिटी रेयर डायमंड से थोड़ी कम अच्छी है, पर ये भी बहुत एक्सपेंसिव है। उसकी बात सुनकर अनिका शॉक्ड रह गई। विहान एक बार फिर से बोला, एक्चुअली मुझे पता चला कि तुम रमणीक भाई ज्वेलर्स से अपना ज्वेलरी सेट बना रही थी, लेकिन इस नक्श की कामचोरी की वजह से वो ज्वेलरी सेट अभी बना नहीं और तुम्हारे घर में गेट टुगेदर पार्टी है तो तुम्हें न्यू ज्वेलरी तो चाहिए होगी। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं तुम्हें ये डायमंड सेट दे दूं। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें रेयर डायमंड सेट नहीं दे सकता, मैंने वो भी अवेलेबल करवाने की कोशिश की थी अनिका, लेकिन तुम तो जानती हो रेयर डायमंड सेट इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं हो सकता। उसकी बात सुनते हुए अनिका नक्श की तरफ देख रही थी। नक्श के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर उसे हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। बेशक से विहान ने उसे नकली सेट दिया, लेकिन वो पूरा नकली तो नहीं था ना। वो बस रेयर डायमंड नहीं था, लेकिन डायमंड तो था ना, जिनके बारे में सोचने की हैसियत भी नक्श की नहीं है। वो विहान को ऐसे नक्श के सामने इंसल्टेड फील नहीं होने दे सकती थी, इसलिए तुरंत बोली, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बात बहुत अच्छी तरह से समझ रही हूँ। रेयर डायमंड का ज्वेलरी सेट कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जहां तक मुझे याद है पिछले साल एक रेयर डायमंड ज्वेलरी सेट की बोली लगी थी, तकरीबन 2-3 करोड़ का बिका था। खरीदा किसने वो मुझे याद नहीं, लेकिन तुम मेरे लिए ये वाला ज्वेलरी सेट लाए, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। थैंक यू सो मच, और मैं गेट टुगेदर पार्टी में इसे ही पहनूंगी। उसकी बात सुनते हुए नक्श हैरान रह गया। वो तुरंत आगे आया और बोला, ये तुम क्या बोल रही हो अनिका? ये जानते हुए भी कि इस आदमी ने तुम्हें झूठ बोला, तुम इस पर गुस्सा होने की बजाय इसका साथ दे रही हो। जो इंसान ऐसी बात पर झूठ बोल सकते हैं वो ना जाने तुमसे कितने ही झूठ बोलता होगा। तुम इस पर ट्रस्ट भी कैसे कर सकती हो? उसकी बात सुनकर अनिका गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, चुप, बिल्कुल चुप। अब अगर तुमने विहान के लिए एक शब्द भी और कहा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे लगता है तुम अपनी असली औकात भूल गए हो, इसलिए मेरे सामने इस तरह से जुबान चला रहे हो। अनिका को नक्श पर गुस्सा करते हुए देख विहान के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट तैर गई। उसे इस तरह से मुस्कुराते हुए देख अचानक ही नक्श ने विहान का गिरेबान पकड़ लिया। अनिका और विहान दोनों के होश उड़ गए। क्या करेगा अब नक्श विहान के साथ? क्या विहान की वजह से अनिका और नक्श में बढ़ जाएंगी दूरियां? क्या अनिका को पता लगेगा नक्श भानुशाली होने का सच?
विहान का गुस्सा उसकी आंखों में साफ दिख रहा था, जिसे देखने के बाद अनिका भी सरप्राइज थी, लेकिन अनिका ने विहान को रोकने या फिर शांत करने की कोई कोशिश नहीं की। शायद वो भी इस तमाशे को एंजॉय करना चाहती थी। नक्श ने पहले तो अनिका के सामने विहान का भांडा फोड़ा और उसे पूरी तरह से एम्बैरस किया। उसके बाद नक्श ने अपनी ही बीवी को सलाह भी दे डाली, जो पिछले 2.5 सालों में उसने पहले कभी नहीं दी थी। लेकिन अनिका की खरी खोटी सुनने के बाद अब नक्श कोई बात नहीं करना चाहता था। यही वजह थी कि उसने विहान की आवाज को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और आगे बढ़ता गया। नक्श का ये एटीट्यूड विहान से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपनी चाल बढ़ाते हुए नक्श का पीछा किया। और इससे पहले कि नक्श लिफ्ट में जाता, विहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, अबे भाग कहाँ रहा है? तुझे सुनाई नहीं देता? मैं कब से तुझे आवाज दे रहा हूँ, बहरा है क्या? विहान नक्श के ठीक सामने था और गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई थी। नक्श ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब यह नहीं कि नक्श डर गया था, वैसे भी अब नक्श को किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि नक्श अभी भी शांत था, इसलिए विहान को बोलने का एक और मौका मिल गया। तूने मेरे ही सामने मेरे गिफ्ट का मजाक कैसे उड़ाया? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर तू खुद को भी बेच देगा ना, तब भी उस हार को नहीं खरीद पाएगा। बड़ा आया बात करता है। और दूसरी बात, तुझे तेरी मार्केट वैल्यू पता होनी चाहिए। 0 डब्बा गोल। नक्श अभी भी सबके सामने हंगामा करने के मूड में नहीं था, लेकिन जब कोई आपकी खामोशी का फायदा उठाने लगे तो बोलना जरूरी हो जाता है। नक्श ने अपनी उंगली उठाई और पीछे की ओर इशारा करते हुए बोलना शुरू किया। पहली बात, ये जो पीछे खड़ी है ना, ये मेरी बीवी है, तो अच्छा होगा कि तुम इससे दूर रहो। दूसरी बात, मेरी बीवी को तुम जैसे इंसान से हीरे का हार लेने की जरूरत नहीं है, मैं उसे लाकर दे सकता हूं, इसलिए अपना ढोंगी दिखावा बंद करो। ये कहकर नक्श ने अपनी एक नज़र पीछे की ओर घुमाई और अनिका को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, और हाँ, तीसरी बात, अगर जेब में नोट ना हो तो चिल्लर बजाकर दिखावा नहीं करते। नक्श ने विहान को अपने स्वैग के दर्शन करवा दिए थे। इसी के साथ नक्श ने विहान को एक बाजू धकेला और ऑफिस से बाहर निकल गया। नक्श के वहां से जाने के बाद कुछ देर तक विहान वहीं खड़ा रहा, लेकिन इतनी बेइज्जती होने के बाद वहां रुकने का कोई सेंस नहीं था। इससे पहले कि अनिका विहान से कुछ कहती, विहान ने तुरंत ही लिफ्ट का बटन दबाया और लिफ्ट के अंदर चला गया। तमाशा खत्म होने के बाद अनिका भी ऑफिस के अंदर चली गई। यह एनजी कॉर्पोरेशन का ऑफिस था, जिसकी चेयरमैन अनिका थी। अपने केबिन में जाने के बाद अनिका गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उसकी जलती आंखों के सामने सिर्फ नक्श का चेहरा घूम रहा था और वो जितना नक्श के बारे में सोच रही थी, उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था। पिछले कुछ महीनों से अनिका की कंपनी के हालात ठीक नहीं थे। वो मुश्किल से उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, क्या करे उसे ये समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे विहान मिला और जब उसकी दोस्ती विहान से हुई, तब जाकर उसे पता चला कि वो एक बहुत बड़े परिवार से ताल्लुक रखता है। और बस यहाँ से अनिका ने विहान को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। और आज विहान ना सिर्फ उसकी कंपनी का बिजनेस पार्टनर है, बल्कि मेजर इन्वेस्टर भी हैं। और विहान की वजह से ही अनिका की कंपनी अभी चल रही है। इस कंपनी के सारे लॉसेस विहान ही बेयर करता है और अनिका को इसकी बहुत जरूरत भी है। अनिका का विहान से दोस्ती करना कोई आसान काम नहीं था। कितने पापड़ बेलने के बाद वो उसके करीब आ रही थी। सब ठीक चल रहा था, सब कुछ अनिका के प्लान के मुताबिक हो रहा था, लेकिन नक्श ने आकर आज सब कुछ बिगाड़ दिया। क्या जरूरत थी उसे विहान को ऐसा कुछ कहने की? हार भले ही नकली था, लेकिन ये सब कहकर उसका ईगो हर्ट करने की क्या जरूरत थी? अब पता नहीं वो उसकी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा या नहीं। अब अनिका उसे कैसे मनाएगी? अगर गलती से उसने अपना पैसा रिटर्न करने के लिए कहा तो एनजी कॉर्पोरेशन तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। उसके बाद क्या होगा? जावेरी खानदान को कौन संभालेगा? ये सोचते सोचते अनिका को खुद पर ही गुस्सा आने लगा। असल में गलती उसी की है। वो क्यों नक्श को उन दोनों के बीच में लाए? क्या जरूरत थी नक्श को ऑफिस साथ लाने की? अगर वो आज नक्श को अपने साथ नहीं लेकर आती तो अभी विहान उसके साथ बैठा होता। एनजी कॉर्पोरेशन के ऑफिस से बाहर आकर नक्श काफी खुला खुला महसूस कर रहा था। सुबह की अच्छी शुरुआत हुई थी और नक्श इस शुरुआत को बरकरार रखना चाहता था। तभी अचानक से नक्श का फोन बजा और जब उसने स्क्रीन पर अपने दादाजी का नाम देखा तो उसके चेहरे पर चालाकी वाली मुस्कान आ गई थी। यस मिस्टर भानुशाली, मैं अभी आपको ही कॉल करने वाला था। कॉल उठाते ही नक्श ने अपने दादाजी से कहा। अच्छा नक्श बेटा, क्या तुम्हें अपने दादाजी की याद आई? जैसे ही यशवर्धन ने ये कहा, वैसे ही नक्श ने हंसते हुए जवाब दिया, हा, अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। मैं जानता हूं कि आपने भी मुझे किसी काम से ही कॉल किया है, उसी तरह मैं भी आपको काम से ही कॉल करने वाला था। नक्श की बात सुनकर यशवर्धन के चेहरे की खुशी अचानक से गायब हो गई थी। अच्छा ठीक है, तो फिर काम की ही बात कर लेते हैं। अगले हफ्ते से तुम भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ की कुर्सी पर बैठने वाले हो। उससे पहले मैंने आज एक खास इंसान के साथ तुम्हारी मीटिंग फिक्स की है। एड्रेस व्हाट्सएप कर दिया है, मैं चाहता हूं कि तुम एक बार मिल लो। यशवर्धन ने कहा। ठीक है, मुझे किसी से भी मिलने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपको मेरी 2 शर्तें और पूरी करनी होगी। पहली तो ये कि मुझे आज के आज किसी भी हाल में रेयर डायमंड नेकलेस चाहिए, और दूसरी, मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, ये शर्त भी उतनी ही खास है और काम जल्दी हो जाना चाहिए। नक्श पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा था और उसका एटीट्यूड 7वें आसमान पर था, जो यशवर्धन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। नक्श, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं?
अभी तो तुमने भानुशाली ग्रुप ज्वाइन भी नहीं किया है, पता नहीं ज्वाइन करने के बाद तुम क्या क्या करोगे। कड़क आवाज में यशवर्धन ने कहा। मेरी डिमांड्स बढ़ रही हैं। आपने भी तो यह मीटिंग अपनी किसी डिमांड को पूरी करने के लिए ही फिक्स की होगी। कम ऑन दादाजी, इट इज ऑलवेज गिव एंड टेक। मैं आपको मेरी दूसरी शर्त व्हाट्सएप कर रहा हूं, जस्ट डू द नीडफुल। ये कहकर नक्श ने कॉल कट कर दिया था। तुम बहुत बड़े। इससे पहले कि यशवर्धन अपनी बात कह पाते उन्हें बीप बीप की टोन सुनाई देने लगी थी। नक्श उन्हें अपनी गलती का पूरा एहसास करा रहा था और यशवर्धन उस एहसास में दबते हुए नजर आ रहे थे। फोन रखते ही नक्श ने देखा कि उसे व्हाट्सएप पर 3 मैसेज आए हुए हैं। एक उसके दादाजी का था और बाकी के दोनों उसकी बीवी अनिका के थे। अनिका ने उसे 10,000 रुपये भेजे थे और लिखा था, मॉल जाओ और जाकर कुछ अच्छे कपड़े खरीद लो। मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली को तुम्हारी वजह से और शर्मिंदा होना पड़े, जहां देखो भिखारियों की तरह रहते हो। दरअसल अनिका के घर में आज फैमिली डिनर पार्टी थी और पिछली बार नक्श की वजह से उसे काफी कुछ झेलना पड़ा था, इसलिए उसने नक्श को इस बार पहले ही पैसे भेज दिए, जिससे जावेरी खानदान और बाकी के गेस्ट्स के बीच नक्श को लेकर कोई बात ना हो, वरना चित्रा और अनिका को अपना मुंह बंद करना पड़ जाता था। ओ बेबी, अब तुम्हारे 10,000 रुपये भेजने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मन ही मन सोचते हुए नक्श ने अपनी दूसरी शर्त को यशवर्धन तक पहुंचा दिया था। मैसेज करने के बाद नक्श ने अपना फोन जेब में रखा और सड़क के किनारे जाकर टैक्सी रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही एक टैक्सी आकर रुकी, वैसे ही नक्श उस टैक्सी में बैठा और टैक्सी ड्राइवर से बोला, गोल्डन डोमेन सोसाइटी। गोल्डन डोमेन सोसाइटी सूरत की ही नहीं बल्कि गुजरात की सबसे लग्जूरियस सोसाइटीज में से एक थी। इस सोसाइटी में 4 स्विमिंग पूल थे जिनका पब्लिक एक्सेस था और अमीरों के लिए अलग से पूल विला भी थे, कुछ पेंट हाउस भी थे। सारे घर बहुत ही शानदार थे और इस सोसाइटी से पूरे सूरत की खूबसूरती को नापा जा सकता था। दरअसल यही वो जगह थी जहां नक्श के दादाजी ने आज उसकी एक सीक्रेट मीटिंग फिक्स की थी, लेकिन नक्श किससे मिलने जा रहा है इस बात की उसको कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जब नक्श वहां पहुंचा तो पूल विला के गार्डन में बैठे आदमी को देखकर उसका गुस्सा उबाल मारने लगा। उसने सोचा ही नहीं था कि जिस इंसान से वो मिलने आया है वो कोई और नहीं बल्कि उसका चाचा दर्पण भानुशाली होगा। ये जानकर नक्श अपने चाचा से बिना मिले ही वहां से जाना चाहता था और नक्श ने तो अपने कदम भी मोड़ लिए थे, लेकिन तभी अचानक से उसके कान में एक आवाज सुनाई पड़ी, नक्श, पिछली बार मैं तुमसे लगभग 2.5 साल पहले मिला था। तुम पहले से काफी अच्छे और कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हो। अब चूंकि दर्पण भानुशाली ने नक्श से बात करना शुरू कर दिया था, इसलिए नक्श किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता था। नक्श के कदम दर्पण भानुशाली की तरफ बढ़ने लगे थे। हालांकि नक्श ज्यादा बात नहीं करना चाहता था और अपने चाचा की शक्ल तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था, इसलिए उन्हें देखे बिना ही नक्श ने कहा, दर्पण काका, तमें सीधा पॉइंट पर आओ ने बताइए कि भानुशाली फैमिली को अब मुझसे क्या चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपसे बात करके मैं डर कर भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ बनने से मना कर दूंगा तो ये आपकी गलतफहमी है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, कोई डाउट मत रखना। दर्पण भानुशाली के सामने अपनी दो टूक बात रखने के बाद नक्श के कदम गार्डन से होते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे थे, लेकिन इससे पहले कि नक्श दरवाजे तक पहुंचता 2 हटें कट्टे गार्ड उसके सामने आकर खड़े हो गए। उन 2 हटें कट्टे गार्ड्स को देखकर नक्श के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी और इसी मुस्कान को बरकरार रखते हुए उसने अपने चाचा की तरफ देखा और कहा, आपको पता है ना कि आप मुझे ज्यादा परेशान करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। चाहे आपने जिस भी मकसद से मुझे यहाँ बुलाया हो, यह मत भूलिए कि मेरे पास खेतान एंटरप्राइजेस के शेयर्स हैं जिनको खरीदने के लिए आपने और दादाजी ने मेरे पापा को मना किया था, और उसके बाद क्या हुआ वो तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन आज वही शेयर्स आपकी भानुशाली ग्रुप ऑफ कंपनीज को बचाने वाले हैं, और अगर मुझे कुछ हो गया तो जो आप चाहते हैं वो फिर आपके लाख कोशिशों के बाद भी नहीं हो पाएगा, इसलिए आप फिजूल की कोशिश ना करें तो ही ठीक है। भानुशाली ग्रुप ऑफ कंपनीज पूरे गुजरात में एक बड़ा नाम था। छोटे से बड़ा हर बिजनेसमैन को भानुशाली ग्रुप की सारी जानकारी थी। 4 साल पहले मार्केट में उन्हें कंपटीशन देने के लिए कोई भी नहीं था, क्योंकि उस समय भानुशाली ग्रुप के सीईओ नक्श के पिता यानी जितेन भाई भानुशाली थे। जितेन भाई को बिजनेस की सारी ABCD पता थी और यही वजह थी कि उन्होंने खेतान एंटरप्राइजेस के 40% शेयर्स खरीद लिए। उन्हें पता था कि आगे का मार्केट कैसी करवट लेगा और वो उसका पूरा फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन ये बात दर्पण भानुशाली और यशवर्धन भानुशाली को पसंद नहीं आई और बिना कुछ सोचे समझे उन दोनों ने मिलकर जितेन भाई भानुशाली को भानुशाली ग्रुप से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जितेन भाई के जाने के बाद नक्श के चाचा दर्पण भानुशाली ने भानुशाली ग्रुप के सीईओ की कुर्सी संभाली, लेकिन वो अपनी कंपनी को संभाल पाने में पूरी तरह से फेल हो गए। अब उन्हें डूबते हुए तिनके का सहारा चाहिए था, और जब उन्हें पता चला कि जितेन भाई के खरीदे वो शेयर्स आज मार्केट में तहलका मचा चुके हैं, तब भानुशाली खानदान को नक्श की याद आई। अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि नक्श के अंदर यह पावरफुल चेंजेस क्यों और कैसे आ रहे हैं। जी हाँ, नक्श के दोनों हाथ घी में जो हैं और अभी नक्श से कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता है।
नक्श की बात सुनकर उसके चाचा दर्पण एकदम शॉक्ड रह गए थे। उन्होंने सोचा नहीं था कि नक्श को खेतान एंटरप्राइजेस के बारे में सब कुछ पता होगा। वो नक्श को कच्चा नींबू समझ रहे थे और नक्श निकला पका हुआ बादाम। अब उनके पास नक्श से उलझने के लिए कोई वजह नहीं थी। अपने दोनों गार्ड्स को इशारा करते हुए उन्होंने नक्श के रास्ते से हटने के लिए कहा और जैसे ही वो दोनों गार्ड्स हटे वैसे ही नक्श के कदम उस पूल विला से बाहर की तरफ बढ़ने लगे थे। गोल्डन डोमेन सोसाइटी से बाहर आने के बाद जब नक्श ने अपना फोन चेक किया तो उसके व्हाट्सएप पर उसके एक दोस्त का मैसेज था जिसमें लिखा था, अबे तू कहाँ रह गया है? आ रहा है ना, लेट मत कर। आखिर नक्श कहाँ जाने वाला था? नक्श के किस दोस्त की एंट्री होने वाली है? क्या नक्श आज जावेरी खानदान का फैमिली डिनर अटेंड नहीं करेगा? अगर नहीं तो उसके बाद अनिका और चित्रा का क्या रिएक्शन होगा? अगर हाँ तो उस डिनर पार्टी में क्या होगा? क्या यशवर्धन नक्श की रेयर डायमंड नेकलेस वाली शर्त को पूरा करेंगे? नक्श की दूसरी शर्त का क्या होगी नक्श की दूसरी शर्त? क्या नक्श के चाचा नक्श को ऐसे ही सीईओ बनने देंगे या फिर वो उनकी चाल को समझ नहीं पा रहा है? दरअसल आज अनिका की फैमिली गैदरिंग अटेंड करने से पहले नक्श को अपनी हाई स्कूल रियूनियन में जाना था। ग्रेजुएशन के बाद इतने सालों में नक्श पहली बार अपने किसी कॉलेज या स्कूल रियूनियन में जा रहा था। इतने सालों में नक्श अपने किसी भी दोस्त से भी नहीं मिला था। उस रियूनियन पार्टी के बारे में सोचते हुए नक्श को अपने सारे पुराने क्लासमेट याद आने लगे जिनके साथ वो कभी स्कूल में मस्ती किया करता था। आज नक्श उन सबसे फिर मिलने वाला था और यह सोचकर ही नक्श को एक्साइटेड हो रहा था। नक्श सोचने लगा कि स्कूल के दिनों में वो कितना खुश रहा करता था। उसकी आंखों के सामने बचपन के वे सभी पल नाचने लगे थे। क्लास बंक करने पर सर से डांट खाना और डांट खाने के बाद भी दोस्तों के साथ खिलखिलाना, दोस्तों से लड़ाई करके उन्हें रुला देना और फिर उसके बाद जब दोस्त गुस्सा होकर बात करना बंद कर दे तो उसे जाकर सॉरी बोलना। बचपन भी कितना मासूम था। नक्श को इस समय स्कूल में की हुई सारी मस्ती याद आ रही थी। उसे ये भी एहसास हो रहा था कि वो दुनिया इस दुनिया से कितनी अलग थी। किताबों का बोझ कंधों पर होने के बावजूद भी वो जिंदगी कितनी खुशनुमा थी। यह सोचकर नक्श के चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा निखर गई थी। नक्श को यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतना जल्दी बड़ा हो गया है। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब तो जैसे अभी कल की ही बात है। इतना ही नहीं, स्कूल के दिनों में पनिशमेंट के चलते बेंच पर खड़े होकर खिलखिलाना, क्लास की हर लड़की को दोस्त की भाभी बताना, इस सब में कितना मजा आता था। दोस्तों के साथ कैंटीन की पैटीज और समोसे खाने जाना और फिर इस बात पर लड़ाई करना कि आज पार्टी कौन देगा। स्पोर्ट्स खेलना, दोस्तों से पढ़ाई में कंपटीशन करना। स्कूल भी जैसे अपने आप में ही एक पूरा संसार था। ना दुनिया का डर था और ना ही दुनिया से लड़ने की ख्वाहिश थी। स्कूल के दिनों में नक्श जितना खुलकर जी रहा था शायद ही उसके बाद उसे जिंदगी को कभी इतना खुलकर जीने का मौका मिला। नक्श इन ख्यालों के साथ अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे अचानक कुछ याद आया और उसने मन ही मन कहा, ओह शिट, अगर शिवानी भी वहां हुई तो। दरअसल शिवानी वो लड़की थी जिसे नक्श स्कूल के दिनों में पसंद करता था और उसके करीब जाने के लिए उसने काफी पापड़ भी बेले थे। लेकिन जब शिवानी को इस बारे में पता चला तो उसने नक्श को खूब भला बुरा कहा। शिवानी केमिस्ट्री टीचर की बेटी थी और स्कूल में तब आई थी जब नक्श 7th क्लास में पढ़ता था। नक्श को आज भी याद है कि कैसे उसके सारे क्लासमेट शिवानी को देखकर बोलते थे, ऐसी कुड़ी सपने में ही मिलती हैं। सभी शिवानी से बात करने की चाह रखते थे और रखते भी क्यों ना। शिवानी थी ही इतनी सुंदर तो फिर क्या था। नक्श को भी उससे पहली नजर में पहला प्यार हो गया था। लेकिन वो अलग बात है कि नक्श उसके साथ कभी अपनी केमिस्ट्री सेट नहीं कर पाया था। नक्श के सारे दोस्त उसे शिवानी के नाम से चिढ़ाते भी थे। लेकिन एक बार डांट खाने के बाद नक्श के दिमाग से शिवानी का सारा भूत उतर गया था और उसने दोबारा कभी शिवानी के करीब जाने की कोशिश नहीं की थी। यही वजह थी कि स्कूल वाले प्यार की यह कहानी स्कूल खत्म होने के साथ ही खत्म हो गई थी। स्कूल के बाद एक दो बार नक्श ने शिवानी को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखने की भी कोशिश की थी, पर अनिका से मिलने के बाद उसकी यह खोज खबर भी खत्म हो गई। हालांकि अब शिवानी के लिए नक्श के दिल में कोई जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी वह दोबारा शर्मिंदा होने से बचना चाहता था। रियूनियन के बारे में सोचकर नक्श को शिवानी से मिलने का डर तो था ही, पर वो रियूनियन पार्टी के लिए लेट नहीं होना चाहता था। उसे जल्दी से जल्दी तैयार होकर पार्टी के लिए निकलना था। सड़क किनारे खड़े होकर नक्श टैक्सी का इंतजार करने लगा। कुछ ही मिनटों में नक्श को टैक्सी मिल गई। अब नक्श पहले वाला नक्श नहीं रहा था। भले ही वो अभी टैक्सी से ट्रैवल कर रहा था, लेकिन उसके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस आ गया था। वो अपने आप को पहले से अच्छा महसूस कर रहा था। टैक्सी में बैठकर रास्ते भर वो अपना मनपसंद गाना गुनगुनाता रहा। उसके दिल में एक शांत हलचल थी जो उसे बड़ा और भी बड़ा बनने की सलाह दे रही थी। दूसरी तरफ एनजी कॉर्पोरेशन में अनिका मीटिंग रूम से बाहर आ रही थी। वो काफी सीरियस लग रही थी, जैसे मानो कंपनी के रिजल्ट्स में कोई सुधार ना आया हो। कि तभी कैफेटेरिया के बगल से गुजरते वक्त उसने कुछ एम्प्लॉइज को बातें करते सुना और वो सब लोग नक्श के बारे में ही बात कर रहे थे। ये देखकर अनिका की आंखें बड़ी हो गई। उसके ऑफिस के एम्प्लॉइज ऑफिस टाइम में काम ना करके कैफेटेरिया में बैठकर गप्पे मार रहे थे। वाकई में अनिका ने अपने एम्प्लॉइज को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी थी। अनिका के कदम धीरे धीरे कैफेटेरिया के अंदर बढ़े। उसने देखा कि कुछ फीमेल एम्प्लॉइज समोसे का आनंद लेते हुए अपने फोन में कुछ देखकर लगातार हंस रही हैं। अनिका धीरे
से जाकर उनके पीछे खड़ी हो गई, जिसके बारे में किसी को भनक तक नहीं लगी, और उनके फोन में चल रहे वीडियो को देखने लगी। अनिका ये देखकर हैरान थी कि कैसे उसके यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉइज ने उसका ही मजाक बनाकर रख दिया है, क्योंकि जो वीडियो वो देख रहे थे वो उस वक्त का था जब अनिका ने नक्श को बाहर जाने से रोका था। वीडियो खत्म होते ही एक लड़की ने हंसते हुए अपनी बात सामने रखी, यार मैं तो हंसते हंसते मर जाऊंगी, दुनिया में इतने अजीब आदमी भी होते हैं, तेवर तो देखो इसके, करता धरता कुछ नहीं है, होने जाना कुछ नहीं है, लेकिन आ गया यहाँ हमारी मैडम को गुस्सा दिलाने। यार इस 1 साल में कुछ भी नहीं बदला है, मुझे तो लग रहा था कि मैडम ने इस आदमी को छोड़ दिया होगा, लेकिन यह आदमी तो अब मैडम के सर पर चढ़कर नाचने लगा है। इसी के साथ दूसरी फीमेल एम्प्लॉय ने भी बोलना शुरू किया, रियली एडमायर आवर चेयरमैन, उनके सामने तो यह आदमी कुछ भी नहीं है, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों की शादी कैसे हो गई। और शादी तो छोड़ो, 2 साल में इनका डिवोर्स भी नहीं हुआ, मुझे तो ये देखकर और भी ज्यादा हैरानी होती है। तभी तीसरी फीमेल एम्प्लॉय ने पानी पीते हुए कहा, मैं आज ऑफिस थोड़ा जल्दी आ गई थी, मैंने उस आदमी को मैडम के पीछे पीछे केबिन की तरफ जाते हुए देखा था, उस वक्त तो वो मुझे एकदम नौकर लग रहा था, लेकिन बाहर आते समय उसके तेवर ही अलग थे। और हाँ, उसने विहान सर के लाए हुए हीरे के हार को नकली कहा, ऊपर से मैडम से प्रॉमिस करता है कि वो मैडम को असली रेयर डायमंड का नेकलेस देगा। हा 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 हा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उसने अपनी जिंदगी में कभी हीरे देखे भी हैं जो फालतू में जोहरी बना घूम रहा है। हा 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 हा, बस भी करो यार, मैं हंसते हंसते मर जाऊंगी, हे भगवान मुझे उठा लो। फोर्थ फीमेल एम्प्लॉय ने वैसे तो कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन अपनी कलीग्स की बातें सुनकर उसे काफी मजा आ रहा था और वो इस पल को खूब एंजॉय कर रही थी। अरे तुम लोगों को याद है 1 साल पहले वो आदमी अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर ऑफिस आया था, ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने टूटे हुए स्कूटर को बना नहीं पा रहा है और आज जोहरी बनकर हीरे की परख करने चला। वाह भाई वाह, इस दुनिया में कितने झूठे लोग हैं, और मैडम के आदमी को तो झूठा नंबर 1 का टैग दे देना चाहिए। हा 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 हा। देखते ही देखते अब हर कोई बोलने लगा था। बाईं तरफ बैठी उमा भी चुप क्यों रहती, उसने भी अपनी बात सामने रखी, अरे यार कोई नहीं झूठ बोलकर अपने दिल को तसल्ली दे रहा होगा, बेचारा तुम लोग खामखा उस गरीब के पीछे पड़े हुए हो। ये बोलने के बाद उमा भी खिलखिलाते हुए हंसने लगी और उमा के साथ साथ वहां बैठे बाकी लोग भी ठहाके लगाकर हंसने लगे थे। तभी अचानक से उमा ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि अनिका पीछे ही खड़ी थी, उनकी सारी बातें सुन रही थी। तुरंत ही उमा ने सभी को शांत कराने की कोशिश की। अचानक से अनिका को देखकर सभी लोग शॉक्ड रह गए थे। अनिका का गुस्सा उमा बहुत अच्छे से जानती थी। तुरंत ही उमा ने बीच बचाव करते हुए कहा, सॉरी मैडम, हम लोग तो बस यूं ही। इससे आगे बोलने की हिम्मत उमा के पास भी नहीं थी। जो लड़की सबसे ज्यादा हंस रही थी उसने धीमी आवाज में कहा, जब तक मैडम उमा से बात कर रही हैं पतली गली से निकल लो, नहीं तो फिर मौका नहीं मिलेगा। ये सुनते ही सब एक एक करके वहां से रफू चक्कर हो गए और पीछे बस एक उमा ही रह गई जिसकी बोलती पूरी तरह से बंद थी। अनिका ने कुछ भी नहीं कहा, उसकी तीखी नजरें ही सबको डरा देने के लिए काफी थी। जैसे तैसे मौका पाकर उमा भी वहां से निकल गई और सभी के वहां से जाने के बाद अनिका भी अपने दिल में गुस्सा भरकर चुपचाप वहां से निकल गई थी। जब अनिका अपने केबिन में गई तो उसके लिए अपने गुस्से को काबू में रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने गुस्से का क्या करे। जब अनिका बेकाबू हो गई तो उसने अपने हाथ में पकड़े कॉफी मग को पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा। ऐसा अक्सर होता रहता था, इसलिए ऑफिस में काम करने वालों को इसकी आदत हो गई थी। वो जानते थे कि जब भी अनिका को बहुत गुस्सा आता है तो वो चीजें तोड़कर ही अपनी भड़ास निकालती है। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने एम्प्लॉइज को अपने बारे में बात करने से रोके। हर बार तो वो किसी के पीछे जाकर उन्हें धौंस नहीं दिखा सकती थी। उसकी कंपनी में इतने सारे काम करने वाले हैं, किस किस को रोकेगी अनिका। ये सोचकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और साथ ही साथ नक्श उसकी आंखों में चुभता जा रहा था। अनिका के मन में ये भी चल रहा था कि आखिर नक्श की वजह से उसे और कितना बेइज्जत होना पड़ेगा। यही सब सोचते हुए अनिका की नज़र अपने पापा के फोटो पर पड़ी जो उसके केबिन की वॉल पर टंगी हुई थी। अनिका ने गुस्से से उस फोटो की तरफ देखते हुए कहा, मैं आपकी सबसे प्यारी बेटी थी, मुझे लगता था कि आप मेरे लिए जो भी पसंद करोगे वो बहुत सोच समझकर करोगे, इसलिए मैं कभी भी किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में नहीं आई। मैंने किसी लड़के को डेट भी नहीं किया और ना ही आपके सामने अपनी शादी की कोई शर्त रखी। लेकिन आपने क्या किया, आपने मुझे इस गधे से बांध दिया, फिर भी मैंने कोई सवाल नहीं किया। अगर उसकी इन हरकतों के बारे में मुझे पहले से पता होता तो शायद मैं आपको मना कर देती। लोग कहते हैं कि माँ बाप जो कुछ भी अपने बच्चों के लिए करते हैं उनकी भलाई सोचकर ही करते हैं, पर सच कहूँ तो पापा मुझे नहीं लगता कि आपने मेरे लिए कुछ भी अच्छा सोचा था, बल्कि अब तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको अपना आखिरी काम खत्म करना था और वो करके आप चले गए। अपने दिल की बात अपने पापा के सामने रखने के बाद अनिका फूट फूट कर रोने लगी थी। जब भी अनिका नक्श की हरकतों से परेशान होती थी तब वो अपने पापा के डिसीजन पर सवाल उठाती, लेकिन आज पहली बार अनिका ने अपने पापा को एक केयरलेस पिता घोषित कर दिया था। ऐसा नहीं है कि अनिका को सिर्फ अपने पापा से ही शिकायत थी, कभी कभी वो अपनी माँ चित्रा से भी यह सवाल पूछ लेती थी कि उसने अनिका की शादी उस बेकार आदमी से कैसे होने दी, उस शादी को रोका क्यों नहीं गया।
लेकिन चित्रा चाहे दुनिया के सामने कितनी ही तेजतर्रार क्यों ना हो, लेकिन उसने कभी भी अपने पति के डिसीजन पर सवाल नहीं उठाया था। और यह भी सच है कि चित्रा शादी से पहले तक नक्श को ठीक से जानती भी नहीं थी। जो कुछ भी किया अनिका के पापा ने ही किया था, लेकिन अब अनिका और चित्रा दोनों ही उनके डिसीजन से खुश नहीं हैं। अपने दिमाग में कई सारे सवाल लेकर और अपनी आंखों में बेपनाह गुस्सा लिए अनिका कुर्सी पर बैठ गई। उसका दिमाग इतना ज्यादा खराब हो गया था कि वो दिन भर केबिन से बाहर ही नहीं निकली थी। पूरे समय उसके दिमाग में बस अपनी बाकी की जिंदगी की कहानी चल रही थी। दूसरी तरफ नक्श रियूनियन पार्टी में जाने के लिए तैयार होने घर पहुंच गया था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो देखा कि चित्रा सोफे पर आराम से बैठकर टीवी देख रही है। जैसे ही चित्रा ने नक्श को अंदर आते हुए देखा, वैसे ही चित्रा ने कहा, नक्श यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। चित्रा नक्श से कौन सी जरूरी बात करने वाली थी? क्या अनिका को इस बात के बारे में पता होगा? क्या चित्रा नक्श और अनिका का डिवोर्स करवाने वाली है? क्या बदले हुए नक्श की सच्चाई जानकर अनिका को उसमें अपना प्यार दिखने लगेगा? क्या अनिका नक्श को अपना हमसफर कह पाएगी? या फिर आज की रियूनियन पार्टी में नक्श को उसकी शिवानी मिल जाएगी? क्या नक्श और शिवानी के बीच में प्यार का सिलसिला फिर से उठेगा? क्या नक्श अनिका को छोड़कर शिवानी का दीवाना होगा? वैसे तो नक्श को पार्टी में जाने के लिए बहुत देरी हो रही थी, लेकिन चित्रा के ऑर्डर को नक्श भला कैसे इग्नोर कर सकता था। तुरंत ही नक्श चित्रा के सामने जाकर खड़ा हो गया और चित्रा के बोलने का इंतजार करने लगा। हालांकि नक्श के अंदर एक गहरा बदलाव आ गया था और अब उसे किसी के भी ऑर्डर को पूरा करने या सुनने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन नक्श अपने अंदर आए इस बदलाव की भनक भी चित्रा को नहीं लगने देना चाहता था। तभी चित्रा ने बोलना शुरू किया, तुम्हें याद है अभी कुछ दिन पहले ही मैंने तुम्हारा और अनिका का हॉस्पिटल में टेस्ट करवाया था। उसकी रिपोर्ट्स आ गई हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कुछ पता नहीं चला है। रिपोर्ट्स के हिसाब से तुम दोनों की बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे किसी फैमिली मेंबर को कोई दिक्कत तो नहीं, या खानदान में किसी को कुछ रहा हो? समझ रहे हो ना कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? कोई जेनेटिक डिसऑर्डर या कुछ भी? चित्रा की बात सुनकर नक्श का चेहरा शर्म से झुक गया। ऐसे कैसे चित्रा उसके परिवार वालों पर बेवजह शक कर सकती थी? लेकिन अपने गुस्से को संभालते हुए नक्श ने शालीन अंदाज में कहा, नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे खानदान में कभी किसी को कोई भी बीमारी नहीं थी, सब हेल्दी हैं और मैंने कभी ऐसा कुछ सुना भी नहीं है। नक्श ने पूरे विश्वास के साथ अपनी बात सामने रखी, लेकिन चित्रा ने उसकी बातों को इस तरह हवा में उड़ाया जैसे मानो वो झूठ बोल रहा हो। थोड़ी देर सोचने के बाद चित्रा ने कहा, अच्छा सच कह रहे हो। चलो एक काम करो, ऐसा करते हैं कि तुम अपने माँ बाप को हॉस्पिटल लेकर जाओ और उनका चेकअप कराओ। पूरी बॉडी का करा लेना, जो भी खर्चा होगा वो मैं भर दूंगी। इस काम में ढिलाई नहीं बरतनी है। चित्रा के बोलने के अंदाज से ऐसा लगा जैसे मानो सच में नक्श के माँ बाप को कोई बहुत बड़ी बीमारी हो। इस बारे में नक्श के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, और अगर वो कहता भी तो क्या कहता। कुछ देर तक उन दोनों के बीच खामोशी बनी रही। फिर नक्श ने कहा, नहीं, उन्हें कोई भी बीमारी नहीं है माँ, फिर चेकअप कराने की क्या जरूरत है? साथ ही मैं नहीं चाहता कि आप फालतू का खर्चा करें, पैसे वेस्ट क्यों करने हैं? नक्श की बात सुनकर चित्रा पूरी तरह से चिढ़ गई थी। तुरंत ही चित्रा ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, तुम ज्यादा होशियार मत बनो, जितना कहा है उतना ही करो। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे उन्हें हॉस्पिटल में कोई खा जाएगा। अरे इतने बड़े हॉस्पिटल में चेकअप कराना उन्हें अपने जीवन में कभी नसीब नहीं होगा। एक तरह से देखा जाए तो उन्हीं के लिए अच्छा होगा, समझ गए ना? चलो मुझे अभी कुछ और भी काम है, अनिका को आ जाने दो। आज रात को हमारे परिवार की गैदरिंग पार्टी है, तो हम सबको जाना होगा। अच्छे से तैयार होना, मुझे किसी की एक बात भी नहीं सुननी है। जहां होशियारी दिखानी होती है वहां तो दिखाता नहीं है, आया बड़ा मुझे सिखाने वाला। बड़बड़ाते हुए चित्रा ने अपना बैग उठाया और नक्श को ऑर्डर देने के बाद वहां से निकल गई थी। चित्रा तो वहां से जा चुकी थी, लेकिन नक्श के दिमाग में अभी भी उसकी ही बातें चल रही थी। नक्श के माथे पर पसीना आने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब उसकी और अनिका दोनों की ही बॉडी में कोई फॉल्ट नहीं है, तो इस बार भी प्रोसेस फेल क्यों हो गई? आखिर इसके पीछे क्या वजह है? पिछले 1.5 सालों से लगातार नक्श और अनिका आईवीएफ के जरिए टेस्ट ट्यूब बेबी करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हर बार उनका प्रोसेस फेल हो जाता है। इस बार भी रिजल्ट्स फेल आए। नक्श को समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे। ऐसे में क्या चित्रा का उसके परिवार वालों पर बेबुनियाद आरोप लगाना सही है? क्या जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से भी ऐसा कुछ होता है? ऐसा नहीं है कि नक्श में कुछ करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन असल बात तो ये थी कि अनिका उसे अपने आसपास भी भटकने नहीं देती थी। 2 सालों में शायद ही नक्श उसके पास भी कभी बैठा हो। शादी को इतना वक्त हो गया था, लेकिन उसके परिवार वालों को अभी भी अनिका से कोई खुशखबरी सुनने नहीं मिली थी। अभी तक तो किसी ने भी चित्रा या अनिका से इस बारे में नहीं पूछा था, लेकिन टाइम निकलने के साथ साथ लोगों का शक बढ़ता जा रहा था, और यही वजह थी कि इतना सब खेल खेलने की जरूरत पड़ी। हालांकि डॉक्टर ने खुद चित्रा और अनिका से कहा था कि अगर वो नॉर्मल प्रोसेस से बच्चा करने का ट्राई करें तो बिना किसी परेशानी के वो सफल हो सकते हैं, लेकिन अनिका नक्श को अपने लायक नहीं समझती थी और यह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि नक्श उसे टच भी करे। भला अब इसमें गलती नक्श की कैसे हुई?
लेकिन जब इस बार भी वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो बेचारे नक्श को आरोपी बना दिया गया। यहाँ तक कि चित्रा नक्श के परिवार वालों पर ही शक करने लगी। नक्श जानता था कि उसकी इसमें कोई भी गलती नहीं, लेकिन वो मजबूर था। अनिका के पिता की इज्जत करने के नाते नक्श ने हमेशा खामोश रहना ही ठीक समझा था। आईवीएफ रिजल्ट्स के बारे में बहुत देर तक सोचने के बाद नक्श ने डिसाइड किया कि उसे अभी के लिए इस टॉपिक को छोड़ देना चाहिए। अभी उसके सामने उसके पुराने क्लासमेट्स की रियूनियन पार्टी थी जहां उसके सारे पुराने दोस्त आने वाले थे। कम से कम वहां जाकर उसे कुछ तो अच्छा फील होगा और वहां जाने के लिए उसे एकदम नाइसली ड्रेस्ड होना जरूरी है। नक्श ने मुंह हाथ धोए और चकाचक कपड़े पहनकर घर से बाहर निकला। नक्श के पास अपनी खुद की कोई कार नहीं थी, ले देकर उसके पास अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर था जो काफी पुराना हो गया था, लेकिन वो कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड। अपने स्कूटर को कार समझकर नक्श सीधा होटल प्राइम स्टार की तरफ निकल पड़ा था। होटल प्राइम स्टार सूरत की सबसे आलीशान होटलों में से एक मानी जाती थी। बड़े बड़े लोगों की मीटिंग्स और फंक्शंस यहीं होते थे और आज नक्श के क्लासमेट की रियूनियन पार्टी भी यहीं होने वाली थी। ब्लैक कलर का सूट पहने नक्श अपने पुराने स्कूटर पर होटल पहुंचा। वहां खड़े होटल स्टाफ ने जब नक्श के स्कूटर की हालत देखी तो वो कंफ्यूज्ड हो गए। सूट पहनकर कोई इंसान अपने खटारा स्कूटर लेकर कैसे आ सकता है? हालांकि होटल के स्टाफ ने कुछ कहा नहीं, लेकिन नक्श को देखकर वो मन ही मन हंस रहे थे। अपने स्कूटर को होटल की पार्किंग में लगाने के बाद नक्श मिरर में अपनी शक्ल देखने लगा। अपने बालों को संवारने के बाद नक्श के कदम सीधा होटल के अंदर की तरफ बढ़ने लगे थे। अभी नक्श होटल के अंदर जाने ही वाला था कि तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज दी, ओए नक्श रुक जा भाई, मेरा भी इंतजार कर ले। उस आवाज को सुनकर जैसे ही नक्श ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक लाल मर्सिडीज खड़ी थी जिसकी खिड़की में से एक लंबे बाल वाला हैंडसम लड़का उसे देखकर दांत निकाल रहा था। उस लड़के को देखते ही नक्श खुश हो गया और उसकी खुशी साफ बता रही थी जैसे उसने कई दिन बाद अपने दोस्त को देखा था। तुरंत ही नक्श के कदम उस लाल मर्सिडीज की तरफ बढ़े और खुशी से झूमते हुए नक्श ने चिल्लाते हुए कहा, अरे हर्ष तू केमचो भाई केमचो। हर्ष नक्श की ही क्लासमेट था और स्कूल का स्पोर्ट्स कैप्टन था। लंबा और हैंडसम होने के कारण लड़कियों में उसके खूब चर्चे रहते थे। यहाँ तक कि बड़ी क्लास की लड़कियां भी उसे दोस्त बनाना चाहती थी। उसकी दीवानगी की कोई कमी नहीं थी। अभी भी उसके पीछे कई लड़कियां पड़ी थी, लेकिन हर्ष हर किसी को घास नहीं डालता था। नक्श एक नॉर्मल इंसान की तरह ही उससे मिलना चाहता था, इसलिए अपनी तरफ से कोई दिखावा ना करते हुए उसने हर्ष से कहा, कितने दिनों बाद मिले यार, तेरी कार तो बहुत बढ़िया लग रही है, कितने की ली? हर्ष ने हवा में हाथ हिलाते हुए कुछ इस तरह नक्श की बात का जवाब दिया जैसे मानो उसे उसकी परवाह ही ना हो। अरे ज्यादा महंगी नहीं है, बस 50 लाख की है। अपनी अमीरी का दिखावा करने के बाद हर्ष ने अपनी नजरें यहाँ वहां घुमाई, तभी उसकी नजर साइड में खड़े पुराने से स्कूटर पर पड़ी जिसे देखकर पहले तो उसने अपना मुंह बनाया और फिर अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखेरते हुए नक्श की तरफ देखते हुए बोला, नक्श तू यहाँ कैसे आया? मैं वो देख साइड में जो खड़ा है ना, मेरा हवाई स्कूटर, उसी से आया हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही सर्विसिंग करवाई है, मस्त हवा से बातें करता हुआ चलता है, टेस्ट ड्राइव लेगा क्या? ये बोलते हुए नक्श ने हर्ष की आंखों में देखकर अपने स्कूटर की चाबी हर्ष की तरफ बढ़ाई। नक्श की इस हरकत को देखकर हर्ष को हंसी आ गई और वो कार से उतरते हुए बोला, अरे नहीं अभी नहीं, फिर कभी चलो अंदर चलते हैं, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। जैसे ही नक्श और हर्ष अंदर पार्टी हॉल में पहुंचे वैसे ही सारे जूनियर्स ने हर्ष को घेर लिया और ग्रीट करने लगे। इस दौरान हर्ष ने नक्श को कब साइड में कर दिया नक्श को पता ही नहीं चला। ये देखकर एक पल के लिए नक्श को काफी बुरा लगा क्योंकि वो बड़ी उम्मीद के साथ अपने दोस्तों से मिलने आया था। निराश होकर उसने मन ही मन सोचा कि उसके लिए तो एक कोना ही ठीक है और फिर वो कोने में रखी चेयर पर जाकर बैठ गया। कुछ देर तक नक्श ने अपने आप को मन ही मन कोसा कि वो यहाँ क्या लेने आया है, लेकिन फिर जब वहां बैठे बैठे बाकी लोगों को देखा तो मन ही मन सोचने लगा कि यहाँ मौजूद जितने भी लोग एक दूसरे की वाहवाही कर रहे हैं ये बस एक दिखावा है, बाकी कुछ नहीं। कम से कम नक्श के साथ जो हुआ वह एक सच्चाई तो थी। अगर इंसान अपनी जिंदगी में बेबस और लाचार हो जाए तो दुनिया उसके साथ कैसा सलूक करती है, ये बात नक्श अच्छी तरह से जानता था। नक्श अभी यह सब कुछ नोटिस कर ही रहा था तभी उसके फोन की घंटी बजी और उसने देखा कि उसके दादाजी का मैसेज आया हैं, फॉर्मेलिटीज क्लियर्ड एंड अमाउंट ट्रांसफर्ड। अब इसे टोकन ऑफ लव कहे या फिर भानुशाली ग्रुप को नक्श की जरूरत। नक्श के एग्रीमेंट लेटर के हिसाब से भानुशाली ग्रुप को 24 घंटों के अंदर नक्श के अकाउंट में 2 करोड़ रुपए डालने थे, वरना नक्श और भानुशाली ग्रुप के बीच का एग्रीमेंट फेल हो जाता। नक्श के अकाउंट में वो पैसा भी आ गया था। ये देखते ही नक्श ने एक बार फिर से उन लोगों की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, सच कहें तो इंसान की कोई कीमत नहीं होती बल्कि कीमत तो उसके पैसे की होती है। सभी चीजों पर गौर करते हुए नक्श की नजर अचानक से शिवानी पर पड़ी। अगर हर्ष ने नक्श के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया होता तो शायद वो शिवानी से दूर ही रहने की कोशिश करता, लेकिन बाकी लोगों के बर्ताव की वजह से अब वह उस पार्टी में मौजूद सभी लोगों का टेस्ट लेना चाहता था, देखना चाहता था कि आखिर इनमें से कौन सच्चा है और कौन बेईमान है। तभी नक्श चेयर से उठा और बार काउंटर की तरफ चला गया। वहां से उसने एक वाइन का ग्लास उठाया और धीरे धीरे शिवानी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो शिवानी के पास पहुंचा उसने वो वाइन का ग्लास शिवानी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, कैसी हो शिवानी? शिवानी ने नक्श की तरफ देखा और कुछ बोलने ही वाली थी
कि तभी उसकी एक फ्रेंड ने उसके गले में हाथ डालते हुए कहा, हे गाइस, हाल चाल तो होते रहेंगे। अभी की लेटेस्ट न्यूज़ के